let's get going with this. See, what I was trying to explain you is at least till this point, a few things have become clear. The functions of middle ear. Now we are moving to the inner ear. इनर ईयर में आपको बोनी कॉक्लिया और मेम्ब्रेनस कॉक्लिया जो है, मैं ये लेक्चर के बाद उनकी लिंक्स भी शेयर करूंगा, लेकिन जो है ये आप समझ लो कि इनर ईयर देयर आर दिस, इट इज टर्न लाइक अ staircase and it is having 2.5 tons. So that 2.5 tons contains पेरिलिम. उसके अंदर एक मेम्ब्रेनस डक्ट है जिसका नाम है कॉक्लियर डक्ट, और उसके अंदर जो है एंडोलिम्फ होता है. उस एंडोलिम्फ के अंदर जैसे आप देख सकते हो कि यदि वो 2.5 टन, तो मतलब ये 1 टन, 2 टन, और ये एक वर्टिकल सेक्शन किया है, उसको यदि हम देखें तो यहाँ पे है ये पेरिलिम्फ और यहाँ पे है ये कॉक्लियर डक्ट. तो ये देखो अलग अलग नाम लिखे हैं, वेस्टिबुलर डक्ट, टिम्पैनिक डक्ट, और ये है कॉक्लियर डक्ट. एक्चुअली एक अच्छा सा कोई स्लाइड दिखे तो मैं आपको समझाऊँ. यस, दिस इज अ बेटर स्लाइड. यू कैन सी कि यहाँ पे जो है दिस इज द बोनी लेबिरिंथ एंड इट इज हैविंग फील्ड विथ पेरिलिम्फ. बोनी लेबिरिंथ के अंदर, और फिर ये है हमारा कॉक्लियर डक्ट. दिस इज द कॉक्लियर डक्ट. ये वेस्टिबुलर डक्ट है, मतलब कि उसी टनल के 3 हिस्सों, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको नाम दिया है वेस्टिबुलर डक्ट, नीचे वाले को नाम दिया है टिम्पैनिक डक्ट, और बीच वाले को दिया है कॉक्लियर डक्ट. ये कॉक्लियर डक्ट है, इसके अंदर एंडोलिम्फ होता है. ये 1 टन हुआ, 2 टन, और ये आधा 2.5 टन. यहाँ पे देखो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ लिखा है और ये बोनी लेबिरिंथ है. और यहाँ पे कहीं पे होगा हमारा फुट प्लेट स्टेपिस का फुट प्लेट यहाँ पे होगा. तो स्लाइड्स नॉट विजिबल. ओके 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 ओके, जस्ट अ सेकेंड, मे बी आई हैव नॉट शेयर्ड इट विथ यू, सॉरी. Okay, I hope the slides are visible. Hello? Yeah, are the slides visible now? Yes, okay, fine. So, I just actually got so engrossed, forgot to share it. Well, now, in this particular thing, what you can see is that यहाँ पे हम ये देख सकते हैं that this is the bony labyrinth, this brown colored thing, this is the bony labyrinth. Bony labyrinth is filled with perilymph. Then there is something known as membranous labyrinth, जो सॉफ्ट टिश्यू है. बोनी लेबिरिंथ है वो बोन है. तो ये जो सॉफ्ट टिश्यू है, ये सॉफ्ट टिश्यू है, इसको कॉक्लियर डक्ट बोलते हैं, जिसके अंदर होता है एंडोलिम्फ. बोनी लेबिरिंथ और ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, इनके अलग अलग नाम क्या दिया है. तो ये बोनी लेबिरिंथ जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको वेस्टिबुलर डक्ट बोलते हैं, नीचे वाला हिस्सा है उसको टिम्पैनिक डक्ट बोलते हैं, और दोनों एक्चुअली तो कम्युनिकेट करेंगे यहाँ पे हेलिकोट्रेमा पे. मतलब कि एक पूरा टनल है, मान लो एक पूरा टनल है जो बोन का बना हुआ है, और अंदर जो है पेरिलिम्फ फ्लूइड भरा हुआ है, और उस टनल के बीच में एक मेम्ब्रेनस ट्यूब है, मेम्ब्रेन का एक ट्यूब है, उसको नाम दिया कॉक्लियर डक्ट, और उसके अंदर है एंडोलिम्फ. उस मेम्ब्रेनस ट्यूब के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको वेस्टिबुलर डक्ट है नाम, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको टिम्पैनिक डक्ट नाम दिया. और उसी को यदि हम कॉइल कर लेंगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा. दिस इज द स्ट्रक्चर. और जो बोनी लेबिरिंथ है वो टिप के ऊपर, जो उसका टिप है वहां पे वो क्लोज नहीं है, वो ओपन है. मतलब कि पूरा एक बोनी कैनाल ही है, और उसका जो टिप है उसको हेलिकोट्रेमा बोलते हैं, हेलिकोट्रेमा. So I hope this thing at least is covered in anatomy. See, transmission of sound waves
from scala vestibuli to scala tympani by way of helicotrema. See, the beginning lecture or this today's lecture will be difficult to comprehend some parts, but I will make sure that I won't discuss too many detailed concepts right now. जब थर्सडे को लेक्चर लेंगे तब ज़्यादा थोड़े कंसेप्ट में समझाऊंगा, क्योंकि आज का लेक्चर तो शायद रिलेवेंट एनाटॉमी कवर करने में ही चला जाएगा. दैट्स फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू प्ले अनदर वीडियो. Just a second. Is the video visible? Okay, just a second. Then let me see what's wrong. Try change it. And okay, then I am playing it again. Okay, class, I am pausing the video here because some of you might still not be able to understand ये पूरा organization कैसा है. तो एक और मैं वीडियो दिखाता हूँ. See this one. I am sharing another video.
See, I have paused this video to explain you something. Just be with me and have patience. थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा क्योंकि ये जो वीडियो का जो क्वालिटी है वो एकदम लाइव जैसे ट्रांसमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये हिमालय ने कुछ लिंक शेयर की है और कुछ लिंक मैं भी शेयर करूँगा कुछ वीडियोस की। आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में देख लीजिए और थर्सडे को फिर हम और आगे के कंसेप्ट की बात करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें इस लेक्चर में ही क्लियर होनी चाहिए कि क्या उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ पे इस वीडियो में ये दिखा रहा है कि ये जो पूरा बोनी कॉक्लिया है, ये वो जो स्पाइरल शेप्ड है, वो स्पाइरल इसलिए है ताकि वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करे। तो उसी को यदि हम स्ट्रेट कर दे, इफ इट इज स्ट्रेटेंड आउट, देन हाउ इट लुक, दैट इट इज एक्सप्लेनिंग। तो ये 3 फ्लूइड फिल्ड चेंबर है। ये जो ब्लू वाला हिस्सा है उसको बोनी कॉक्लिया बोलते हैं और यहाँ पे ये इसको हेलिकोट्रेमा बोलते हैं। दिस इज हेलिकोट्रेमा, इट्स ग्रीक नेम। ये हेलिकोट्रेमा है। पेरिलिम्स है, यहाँ पे पूरा भरा हुआ है पेरिलिम्स। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है विंडो, ये जो पूरा है यहाँ पे, इसको स्केला वेस्टिब्यूली बोलते हैं ऊपर वाले को, इसको स्केला टिम्पेनी बोलते हैं। नाम है स्केला वेस्टिब्यूली, स्केला टिम्पेनी, और इसको स्केला मीडिया बोलते हैं। मीडिया मतलब बीच वाला है ये। यहाँ पे स्टेफिस का फुट प्लेट होगा, यहाँ पे अंदर प्रेशर करेगा और ये पूरा वाइब्रेशन है फ्लूइड में जाएगा और यहाँ से वो प्रेशर बाहर निकलेगा। So there is a window to dissipate the pressure. ये अंदर थ्रस्ट करेगा तो यहाँ पे थोड़ा प्रेशर बाहर आएगा, तो इसकी मदद से ये पूरा काम करता है। अब ये वीडियो को थोड़ा आगे देखो। Okay, so class, I have paused the video here. I want you to answer me are you able to follow? Are you able to follow the video and the structure of cochlea? Your response will let me know how I should go ahead, because this is something which is, मॉडल होता है उसमें, ये जो बोनी मॉडल होता है उसमें अच्छा से दिखता है। तो एटलीस्ट यू आर एबल टू फॉलो, दैट इज गुड पार्ट। अभी क्योंकि अभी एक और कॉम्प्लिकेशन आने वाली है। कॉम्प्लिकेशन ये है कि यहाँ पे कॉक्लियर डक्ट के अंदर जो है ऑर्गन ऑफ फॉर्टी, और ऑर्गन ऑफ फॉर्टी की शॉर्ट नोट आती है 5 मार्क्स के लिए। ऑर्गन ऑफ फॉर्टी इज एन ऑफन आस्क्ड शॉर्ट नोट, और ऑर्गन ऑफ फॉर्टी में क्या लिखना है वो सब मैं बाद में अभी बताऊंगा।
लेकिन देखो इसका स्ट्रक्चर ये है कि ये जो स्केला वेस्टिब्यूली है, स्केला टिम्पेनी और स्केला मीडिया का दूसरा नाम है कॉक्लियर डक्ट। द अनदर नेम ऑफ स्केला मीडिया इज द कॉक्लियर डक्ट। And in this video which I am going to play, just look के there is something known as basilar membrane। तो पहले basilar membrane दिखा दूँ क्या होता है। See, this is the scala media। ये ट्यूब जो कॉइल किया है उसी की वजह से कॉम्प्लिकेशन अराइज हुई है, क्योंकि कॉइल में फिर थोड़ा समझ में मुश्किल हो जाती है। तो ये जो स्केला मीडिया है इसके अंदर ऑर्गन ऑफ पॉटी है, देयर इज ऑर्गन ऑफ पॉटी। So this all thing just this is so the same thing। ये इसको बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। तो बेसिलर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है मुझे थोड़ा दिखाना है आपको। मैं थोड़ा फास्ट ये स्लाइड को मूव करूंगा, जस्ट अ सेकेंड एंड शो एंड यस। सो this is organ of Corti। This is the structure of organ of Corti। This is the structure which you will have to draw if this short note is asked। तो ये organ of Corti है। यहाँ पे जो है ये यहाँ से अटैच्ड है, ये यहाँ पे अटैचमेंट है, यहाँ से कॉक्लियर नर्व के फाइबर्स ऐसे जाएंगे, सॉरी यहाँ से दिस इज द कॉक्लियर नर्व फाइबर्स विल कम फ्रॉम हियर एंड देयर इज समथिंग नोन एज बेसिलर फाइबर। बेसिलर फाइबर मतलब कि जो कीबोर्ड के अंदर जो कीबोर्ड वैसे कभी किसी ने खोल के देखा नहीं है, लेकिन कोई यूट्यूब का वीडियो या कहीं पे देखोगे आप पता चलेगा कि उसके अंदर स्ट्रिंग्स होते हैं। कीबोर्ड के अंदर स्ट्रिंग्स होते हैं, वो स्ट्रिंग्स की लेंथ और डायमीटर अलग अलग होती है। तो कौन सा जो की दबाने से सा की आवाज निकलेगी और कौन सा निकलेगा पधनी सा, वैसे वो डिपेंड करेगा कि उसके डायमीटर पे डिपेंड करेगा और उसकी लेंथ पे। सो see, organ of Corti is the main sensory organ of hearing, right? And this particular reasonous membrane, this is a तो दी 8 9 के कॉक्लियर पार्ट के फाइबर्स यहाँ पे आएंगे और ये जो पूरा है यहाँ पे स्केला मीडिया में है, इसको बोलेंगे वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन। दिस इज वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज रिजनर्स मेम्ब्रेन, और ये है बेसिलर मेम्ब्रेन। तो क्या होगा कि यहाँ से दो चीजें जाएंगी, 8 9 के फाइबर्स जाएंगे और जाएगा बेसिलर फाइबर, क्योंकि बेसिलर फाइबर जो है जो इसको पूरे को सपोर्ट करेगा ऑर्गन ऑफ कॉर्टी को, बेसिलर फाइबर की डायमीटर और लेंथ से डिसाइड होगा कौन सा साउंड कहाँ पे वो डिकोड होगा। व्हाट टाइप ऑफ साउंड विल गेट डिकोडेड एट व्हाट प्लेस, दैट विल डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ बेसिलर फाइबर। ये मैं कब से कहने की ट्राई कर रहा हूँ और इसलिए मैं फिर से ये वीडियो प्ले करूंगा। सी दिस। What you can see is that ये जो कीबोर्ड की स्ट्रिंग्स दिखाई यहाँ पे, तो दिस इज द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द कीबोर्ड और द पियानो। यू कैन सी दैट the diameter is very much the diameter is more at the part where there is, see यहाँ पे बेसिलर मेम्ब्रेन के यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड डिकोड होंगे। हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स अ गर्ल्स वॉइस और एनी हाई तार तब तक के जो भी साउंड होते हैं वो यहाँ पे डिकोड होंगे बेस पे, और लो फ्रीक्वेंसी के साउंड्स डिकोड होंगे यहाँ पे। तो ऐसा क्यों, ये वाइवा में क्वेश्चन है कि हाई फ्रीक्वेंसी वाई एट द बेस ऑफ कॉक्लिया एंड लो फ्रीक्वेंसी वाई एट द एपेक्स ऑफ द कॉक्लिया टुवर्ड्स द हेलिकोट्रेमा। उसका रीजन है कि जो बेसिलर फाइबर जो पूरा वाइब्रेट करेंगे, वो वाइब्रेट कब करेंगे
वो कौन से टाइप का साउंड उस पर गिरेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है, तो उसमें जो डायमीटर है वो कम होता जाएगा सबसे पहले, और लेंथ है वो बढ़ती जाएगी। मतलब यहाँ पे जो है डायमीटर थिक है, ज़्यादा है, और लेंथ कम है, और यहाँ पे जो है डायमीटर कम है और लेंथ ज़्यादा है। तो ऐसा समझ लो, यहाँ पे फिर से मैं पॉज करूंगा, कि कोई रबर बैंड होता है, रबर बैंड को यदि हम स्ट्रेच करके रखेंगे, तो मान लो कि ये वाला हिस्सा है कि उसमें केवल हाई फ्रीक्वेंसी साउंड प्ले होंगे। यहाँ पे जो है रबर बैंड लैक्स है, यहाँ पे लूज है, तो वहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी साउंड प्ले होंगे। तो यही कहने की ट्राई कर रही है, यहाँ पे ज्यादा वो यहाँ पे ज्यादा डायमीटर भी ज्यादा है और वो स्ट्रेच्ड है, it is tight. So here there is high frequency decoding. As you go towards the apex, you can see that they are thin and they are long. So यहाँ पे जो है low frequency sounds play करेंगे। तो ये पूरा अपोजिट है। यहाँ पे फिर से पॉज किया। कीबोर्ड में ये जो नीचे के जो होते हैं उसको मंद्र सप्तक बोलते हैं। मंद्र मीन्स लो, यहाँ पे मध्य सप्तक आता है और यहाँ पे तार सप्तक आता है। तो आप देख सकते हो कि जब इस बंदे ने यहाँ पे प्ले किया, मतलब ये हाई फ्रिक्वेंसी है, इसको तार सप्तक बोलते हैं क्लासिकल म्यूजिक में। तो यहाँ के जो साउंड है वो यहाँ पे प्ले किए, यहाँ के जो साउंड है वो यहाँ पे। तो ये थोड़ा उल्टा है, बट ये समझना है आपको कि यहाँ पे जो है ज्यादा उसका डायमीटर होगा, उसके अंदर की जो स्ट्रिंग्स का, और वो ज्यादा थिक होंगे और लेंथ भी कम होगी। यहाँ पे जो है लेंथ ज्यादा होगी और डायमीटर कम होगा। तो ये एक है, आपको समझना है। सी द एंटायर थिंग, पूरा हियरिंग इसी के ऊपर बेस्ड है। आपने ये समझ लिया तो आपको पूरा हियरिंग समझ में आएगा, क्योंकि आगे की चीज तो एक्शन पोटेंशियल वगैरह से है, वो तो इजी है समझने के लिए, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। द ओनली डिफिकल्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये कैसे, ये अंदर कैसे वो पूरा एनाटॉमिकली कैसे वो पूरा स्ट्रक्चर है, कैसे मूव करता है, क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी के लिए मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे कि आपको ये समझ में आए कि जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, बेसिलर पूरा जो ऑर्गन ऑफ पॉटी का जो बेस है वो बेसिलर मेम्ब्रेन है, और उस बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर कॉक्लियर नर्व के, मतलब कि 8 नर्व के फाइबर्स एम्बेडेड है, अंदर दबे हुए हैं। जब भी वो बेसिलर मेम्ब्रेन मूव करेगी तो उसके ऊपर जो हेयर सेल्स है उसकी पूरी फिजियोलॉजी है, तो वो मूव करेंगे और फिर इम्पल्स जनरेट होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा साउंड कहाँ पे वो स्टिमुलेट करेगा। तो ये बेसिलर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि हाई फ्रीक्वेंसी वाले साउंड यहाँ पे प्ले करेंगे नियर दी स्टेपिस फुट प्लेट, और लो फ्रीक्वेंसी अवे टुवर्ड्स दी हेलिकोट्रेमा और टुवर्ड्स दी एपेक्स। केवल ये याद रखना है। उसका रीजन क्या है ये भी बता दिया कि यहाँ पे वो थिक है और फाइबर दे आर मोर इन डायमीटर एंड दे आर शॉर्ट, दे आर नैरो। यहाँ पे दे आर मोर इन लेंथ एंड दे आर थिन। तो ये पूरा इसका, फिर से आप ये इतना पार्ट देख लीजिए। So this is one thing, and I have just one more video. Just to Here's the a specimen where almost all the nerves move. Here's the hemitrema. Here's the hemitus. And the nerve fibers fanning out to supply the most distal part of the basic fiber. So this is the एक्चुअली ये एक ह्यूमन बॉडी के अंदर से कॉक्लिया का ये निकाल के ये समझा रहा है। इसका आवाज इतना नहीं है अच्छा, बास इफेक्ट है थोड़ा, इनबिल्ट ही है इसमें।
So you can see that this is the bony part and this is the membranous part. तो यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है ये बेसिलर मेम्ब्रेन. Just short and duct, which is the house widens to a broad base, which faces mainly into the end into the canal. See, what is important to understand, एक मॉड्यूलस होता है. मॉड्यूलस मतलब एक खंबे जैसा होता है. इट इज अ काइंड ऑफ अ सॉलिड स्ट्रक्चर अराउंड विच दिस कॉक्लियर कैनाल, दिस बोनी कैनाल इज वाइंडिंग. उसके अराउंड ये वाइंड अप होता है, ये बोनी लेबिरिंथ. तो उसी के अराउंड वाइंड अप होता है मॉड्यूलस के अराउंड. तो वो जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस के अंदर, मॉड्यूलस इज कम्युनिकेटिंग विथ इंटरनल ऑडिटरी कैनाल, और उसी में से जाके ये 8 9 का जो कॉक्लियर पार्ट है वो अंदर जाएगा, और फिर वहीं से बेसिलर मेम्ब्रेन के फाइबर्स भी निकलते हैं. Going to and from as through the base of the motors into bitter auditory nerve. See the cochlear nerve, it is going in the modulus. और आप यहाँ पे देख लो what he is showing कि ये मॉड्यूलस है और इसके अराउंड वो 2.5 टन वाइंड अप हो रहा है. ये बेस है, फिर ये वाइंड अप होकर यहाँ पे एपेक्स है. तो यहाँ से फिर वो 8 9 के फाइबर्स पूरे सर्कमफरेंशियली निकलेंगे. 8 9 के फाइबर्स कॉक्लियर पार्ट के, और बेसिलर फाइबर्स भी बाहर निकलेंगे. Okay, so are things so far clear? If you have not understood some parts, then don't worry. All these video links I'll be sharing, and you can go through it. Plus, we can, we have adequate time before Thursday. और थर्सडे के पहले आप लोग कुछ अगर रिवाइज कर लोगे तो हम आगे बात कर पाएंगे. सो इट्स नॉट आई एम गोइंग टू जस्ट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली. सो एनाटॉमी ऑफ द कॉक्लिया, जस्ट नाउ रीड अ कपल ऑफ स्लाइड्स. ओके, आई विल रिपीट हेलिकोट्रेमा. सो हेलिकोट्रेमा. So basically what's happening is that, see here you can see this helicotrema. I am playing that video again. So here is the helicotrema. Helicotrema, see you can see that this is scala vestibuli, this is scala tympani. तो ये यहाँ पे communicate कर रही है, तो इसको हेलिकोट्रेमा बोलते हैं. मतलब फ्लूइड जो है यहाँ से यहाँ होके जा सकता है, और साउंड वेव्स भी यहाँ से यहाँ होके पूरा घूम के जा सकता है. दिस इज हेलिकोट्रेमा. हेलिकोट्रेमा नाम दिया है, हमको पता है कि एक ट्यूब है, उसके अंदर एक दूसरी ट्यूब डाल दी है, तो जो बड़ी वाली बाहर की ट्यूब है तो वो पूरा उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. प्लस जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम जस्ट रिसीविंग द कॉल. पार्सल. हाँ बोलो पार्सल. हेलो सर. हाँ हाँ, હું લેક્ચર લઉં છું, તમને ફોન કરું થોડી વારમાં. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. So this particular thing is the helicotrema, and through it the sound waves can be transmitted between these 2 chambers. So that's about it. Now just let us read a couple of slides, or just one more video I have. I'll just share it, and then maybe I'll explain you this thing. The spiral, so this is where you have some control in the dialysis, and they're going to find spiral ganglia
within the virus. Right over here, you have the cochlear duct. The cochlear duct is going to be, here you have the vestibular duct. The vestibular duct is included. Down over here, you have the tympanic duct. The tympanic duct is confluent with the vestibular duct at the tip of the cochlea, and the tympanic duct also contains the code. Let's take a closer look at the cochlea. वीडियो को मैंने पॉज किया है। यहाँ पे ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस का हिस्सा आएगा, और मॉड्यूलस में आप देख सकते हो कि जो स्पाइरल गैंग्लियन होता है, मतलब कि जो 8 नर्व का जो फाइबर्स है, यहाँ पे स्पाइरल गैंग्लियन है, वो बाइपोलर दिस थिंग इज देयर, बाइपोलर सेल्स। यहाँ पे बेसिलर फाइबर्स भी जाएंगे ऐसे। तो ये पूरा एक आपको 3 डायमेंशनली इमेज करना होगा, तभी आप जो उसकी रियल इमेज है वो आपके दिमाग में फिट होगी, तब जाके आप पूरा समझ लोगे इसको। तो एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब डाल दी है। बाहर वाली ट्यूब वो तो मतलब 3 हिस्से हो गए। ऊपर वाले को वेस्टिबुलर डक्ट बोल दिया, नीचे वाले को टिम्पेनिक बोल दिया, और जो बीच वाली जो नई ट्यूब डाली थी उसको कॉक्लियर डक्ट बोल दिया। ये कॉक्लियर डक्ट है वो मेम्ब्रेनस है, राइट। और यहाँ दोनों में पेरिलिम्फ है, और यह जो मेम्ब्रेनस है मतलब कि ये मेम्ब्रेन है और ये मेम्ब्रेन है, इसीलिए मैं उसको मेम्ब्रेनस डक्ट बोल रहा हूँ। तो इसके अंदर ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है। तो मतलब कि 8 नर्व के फाइबर्स निकलेंगे सेंट्रली यहाँ से, और बेसिलर फाइबर्स भी यहाँ से निकलेंगे। वो दोनों के सपोर्ट के ऊपर ही ऑर्गन ऑफ कॉर्टी टिका हुआ है, इट इज रेस्टिंग ऑन दैट। Notice that it is separated from the vestibular duct here by the cell membrane to the vestibular. When a pressure wave is delivered to the vestibular duct, it readily goes right through the skin membrane into the vestibular cochlear duct. Now, this structure over here is important. This is the organ that is responsible for transducing the pressure wave that's created inside the cochlear duct into electrical impulses that open the. Notice that it's resting on a Sturgier which is separated from the cochlear duct here, and this membrane is called the basilar. This part is because the concordat these cells are intermediate. Then you see you have 3 rows of cells inside of your cells, and these cells are out of your cells. When a vibration occurs, it causes a differential displacement of. Okay, so I'm going to pause here and we shall go through a couple of slides so that some things are clear. So the anatomy of the cochlea. So if you make a transverse section, then basically scala vestibulis, scala tympani. Scala vestibulis इसके साथ ओवल विंडो जुड़ा हुआ है, स्केला टिम्पेनी के साथ जुड़ा हुआ है राउंड विंडो। तो ऐसा है कि प्रेशर यदि अंदर जाएगा तो उसको बाहर निकलने की भी जगह चाहिए। तो जितनी बार स्टेपिस का फुट प्लेट जो है स्केला वेस्टिबुली में थ्रस्ट करेगा, पुश करेगा और पुल भी करेगा, तो उतनी बार इसके अंदर भी अपोजिट चेंजेस होंगे राउंड विंडो में। तो यदि फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस इज गोइंग इनसाइड, देन द राउंड विंडो इज गोइंग टू कम आउटसाइड। So this is but obvious. So both these are communicating at helicotrema, and the vibrations which are set in the perilymph at the oval window by to and fro movement of stapes, they can run all the way to the apex, take a U-turn and reach the scala tympani and to the round window and vice versa. तो ये अंदर जाएगा तो फिर प्रेशर बाहर भी आएगा। अभी यही है कि जैसे मैंने बताया कि ये यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी का डिकोडिंग होगा, यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी। तो हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड है तो वो यहाँ जाके फिर यहीं पे वो पूरा उसका एनर्जी लॉस हो जाएगा। द एनर्जी प्रेजेंट इन द हाई फ्रीक्वेंसी साउंड इट विल बी लॉस्ट हियर बिकॉज यहाँ पे उसका ऑप्टिमम डिकोडिंग होगा। लो फ्रीक्वेंसी के जो साउंड है वो यहाँ तक ट्रेवल करेंगे क्योंकि उनके अप्रोप्रिएट जो बेसिलर फाइबर्स है वो यहाँ पे है, उनके अप्रोप्रिएट जो भी बेसिलर फाइबर्स है यहाँ पे है, तो वो यहाँ तक आएगा और फिर वो यहाँ से यू टर्न लेगा।
So that is the entire physiology. High frequency उसके अप्रोप्रिएट बेसिलर फाइबर यहाँ पे है तो वो यहाँ पे होगा बेस पे, लो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे. So the bony cochlea has a central modulus around which the spiraling is happening. उसके अंदर है 8-9 के फाइबर और बेसिलर मेम्ब्रेन के भी फाइबर्स है. उस पूरे के ऊपर हेयर सेल्स सपोर्टेड है. तो स्केला वेस्टिबुली और स्केला मीडिया के बीच का जो पार्टीशन है उसको रीजनर्स मेम्ब्रेन बोलते हैं या फिर वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन. और वो बहुत ही इजीली मूव करेगा वो फ्लेक्सिबल है. इसी की वजह से साउंड वेव्स को इजीली स्केला वेस्टिबुली से स्केला मीडिया में तो ट्रांसफर करेगा. यहाँ पे देखो आप ये जो चीज है ये तो हमने पूरा उसको ओपन कर दिया है, बट इफ यू लुक एट इट प्रॉपरली I'll show you another diagram. So sound waves will enter the scala vestibuli, right? Sound waves will enter. Do I have another slide for that? So what is happening is that see sound waves जो यहाँ पे enter करेंगे वो रीजनर मेम्ब्रेन से इसके थ्रू यहाँ पे आएगी. The sound waves will pass through the reasoners or the vestibular membrane and they will fall here. So because what the foot plate of stapes is in communication with the vestibular duct. तो इसके अंदर यहाँ पे मूवमेंट होगी तो फिर वो जो साउंड वेव है यहाँ पे ट्रांसफर होगा. तो दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग. If I have another diagram I will show you, but I don't think I have another diagram. So the membrane separating it will easily allow the sound waves. Now another thing, the basilar membrane. मैं organ of Corti का थोड़ा superficial structure में अभी finish करूँगा, हम उसको recapitulate करेंगे थर्सडे को. तो basically हमारे पास 20,000 to 30,000 basilar fibers है बेस से लेके एपेक्स तक, राइट. और उन फाइबर्स की जो मैंने बात की थी कि दे आर इलास्टिक एंड स्टिफ, राइट. एंड उनकी जो एक एंड है वो बोनी मॉड्यूलस के अंदर फिक्स्ड है और दूसरा एंड जो है वो बेसिलर मेम्ब्रेन मतलब कि जो वो बेसमेंट है वहां पे एम्बेडेड है. सो दे कैन वाइब्रेट लाइक रीड्स ऑफ अ हारमोनियम. उनका जो लेंथ है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बेस के ऊपर इनकी जो लेंथ है वो कम है, एपेक्स पे उनकी लेंथ ज्यादा है. और दूसरा ये कि यहाँ पे डायमीटर भी ज्यादा है बेस पे और एपेक्स पे डायमीटर का जो है वो कम हो जाएगा. तो उसी की वजह से ये जो है कि दे विल वाइब्रेट डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट साउंड फ्रीक्वेंसी. So the length of the basilar fiber will increase progressively from the oval window and going from the base of the cochlea to the apex, and the length increase and the diameter will decrease. तो कोई भी साउंड वेव है जैसे इस तरह का एक डायग्राम बनेगा कि ये जैसे पूरा बेसिलर मेम्ब्रेन का लेंथ है मान लो पूरे कॉक्लियर डक्ट का, तो लो फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमली एपेक्स पे उसका एम्पलीट्यूड वो रीच करेगा. हाई फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे रीच करेगी और इससे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वो यहाँ पे रीच करेगी. If short fibers near the oval window vibrate best at a very high frequency, long limber fibers near the tip vibrate best at a low frequency. So now regarding the hair cells, तो हेयर सेल्स के बारे में यहाँ पे देखो कि ऑर्गन ऑफ कॉटी के अंदर मेन हमारे पास ये तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट है. एक तो कि ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, बेसिलर फाइबर से इसके अंदर 8-9 के फाइबर्स भी है. इनर हेयर सेल है, आउटर हेयर सेल है. इनर हेयर सेल का एक रो है, आउटर हेयर सेल के 3 रोज है. और ये मेम्ब्रेना टेक्टोरिया ये एक जेलेटिन टाइप का एक मटेरियल होता है कि जिसके अंदर इसके जो सीलिया है वो एम्बेडेड होते हैं. सो देयर आर टोटल ऑफ 3 रोज ऑफ आउटर हेयर सेल, 1 रो ऑफ इनर हेयर सेल. तो टोटल पूरे कॉक्लिया में एक कॉक्लिया में 3,500 इनर हेयर सेल है और 12,000 आउटर हेयर सेल है तकरीबन. और जो है यहाँ पे आप देख सकते हो
कि ये मॉड्यूलस का हिस्सा है, वहां से बेसिलर फाइबर और 8 नर्व फाइबर होंगी। 8 नर्व नहीं दिखाई है। आउटर हेयर सेल और इनर हेयर सेल ऐसे है सस्पेंडेड। सपोर्टिंग सेल्स भी होंगे, यहाँ पे सपोर्टिंग सेल्स नहीं दिखाया है। इनके जो सीलिया है वो यहाँ पे इसके अंदर एम्बेडेड है, मेम्ब्रेना टेक्टोरिया के अंदर। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। क्या होगा कि जैसे साउंड वेव के उसके प्रेशर से जब ये पूरा मूव करेगा तो ये भी पूरा मूव करेगा। तो द एंटायर फ्रेमवर्क विल बिहेव एज अ सिंगल यूनिट। माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखोगे तो आउटर हेयर सेल के 3 रोज है, इनर हेयर सेल का 1 रो है। अब मैं जो है एक आपको यहाँ पे क्या है कि एक वीडियो दिखा दूं, ताकि ये लेक्चर का है, मैं अभी एंड करूंगा, बिकॉज आई थिंक इट माइट बी अ बिट डिफिकल्ट। At the base of this chamber, in cross, the uppermost chamber is called the scala vestibular. The oval is situated at the base of this chamber. The lowermost chamber is called the scala temporis. At the base of this chamber is where the round window is. Both the scala vestibular and scala temporis contain perilymph. Between the scala vestibular and scala tympani is the scala media. This houses the organ of cortex, which is referred to as the receptor organ of hearing. The scala media is filled with endorphins. The scala media includes structures of the pectoral membrane, basilar membrane, and hair cells, which send the mechanical forces. The hair cells are located between the pectoral and basilar membranes. Approximately 16,000 hair cells are within the cochlea. There are 2 kinds of hair cells, inner and outer hair cells. 95% of the afferent fibers are from the inner hair cells, the sensory receptors that communicate with neurons from cranial nerve 8. Outer hair cells receive mostly efferent input from the superior alveolar complex. The filamentous structures that connect the adjacent area cilia are known as cilia. These are thought to amplify the forces in the area of the molecular structure. How does sound enter the cochlea? Compression hits the tympanic membrane, causing the stapes to transfer force to the oval window. The sound travels down the scala vestibular, around the helicotrema, to the scala tympani, allowing its fluid perilymph to mix. From there, sound moves to the round window. High frequencies are encoded at the base, and low frequencies at the apex. It is this property that leads to the tonotopic map along the basilar membrane. The manner in which the basilar membrane vibrates in response to sound is the key to understanding cochlear function. The hair cells are located between the pectoral and basilar membrane and are stimulated by the shearing force between the two caused by the pivot point of the 2 membranes. The pivot point of the basilar membrane becomes displaced. The pectoral membrane moves across the tops of the hair cells, causing the stereocilia to bend. The ionic environment of the compartment plays a critical role in signal transduction.
The apical portion of the hair cell is bathed in highly saturated solution, and the base of the hair cell is bathed in potassium fluoride. So I think I'm going to end this video here, and what you all can do is you can basically watch this video and have some idea of